तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है और इसमें जो चैप्टर जो 4 है, चैप्टर 4 है परमाणु की संरचना। जो चैप्टर है इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक्स को जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा और इसमें जो है डायग्राम के थ्रू जो है मैं जो है समझाते चलूँगा। काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज में जो है ये वीडियो होगा और जो है ये आपको जो है नोट्स की तरह भी जो है प्रोवाइड हो जाएँगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो परमाणु होते क्या है? तो परमाणु जो होते हैं वो सूक्ष्मतम कण होते हैं। यानी जितने भी मैटर हैं वो सभी जो है कहीं न कहीं परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो भी मैटर होते हैं वो परमाणु से मिलके बने होते हैं और परमाणु जो होते हैं एकदम छोटा, है ना? सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, ठीक है? जो उस पदार्थ के सभी गुणों को जो है प्रदर्शित करता है, दिखाता है, जैसे कि पेन है। तो पेन कहीं न कहीं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है? जिस तरह से बॉडी जो बना हुआ है ना, बहुत सारे सेल से मिलकर के हमारा बॉडी भी क्या है? मैटर है, पदार्थ है, ठीक है? तो बहुत सारे जिस तरह से बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उसी तरह से जो मैटर भी होते हैं वो बहुत जो होते हैं छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो है महर्षि कन्नड़ ने भी बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे-छोटे जो है कणों से मिलकर के जो है बने होते हैं और जो सबसे छोटा कण होता है जिसको और जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को पदार्थ कहा गया। फिर ऐसे ही ये तो महर्षि कन्नड़ का है, तो फॉरेन साइंटिस्ट भी यही बोले, जॉन डाल्टन ने भी यही कहा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है पदार्थ यानी जो होते हैं वो छोटे-छोटे जो है अविभाज्य कणों से जो है मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो बहुत सारे छोटे-छोटे अविभाज्य कणों यानी इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिल कर के बना होता है पदार्थ, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु क्या होता है? तो परमाणु छोटे-छोटे जो है अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा कण जो उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है, तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था, ठीक है? तो इनके अनुसार ये इसका होता है, परमाणु के बारे में इन्होंने ये कहा, ठीक है? जब बाद में जो खोज हुआ, जब और भी रिसर्च चली तो पता चला कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है, ठीक है? तो जो कहा गया था कि जो परमाणु होते हैं वो जो है इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत हो गया और ये इनडिविजिबल पार्टिकल भी क्या होने लगे? विभाजित होने लगे। तो कितने में विभाजित हुए वो भी आगे बताएँगे, ठीक है? सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि ये जो एटम शब्द है, ये एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमस से जो है बना है, ठीक है? एटोमस का अर्थ होता है जिसे विभाजित ना किया जा सके, ठीक है? तो ये इसका अर्थ होता है, ये है एटम का जो है पिक्चर्स है, ठीक है? अब चलते हैं तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है, एटॉमिक थ्योरी, इसको जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत जो है इनके बारे में क्या कहा, इनकी पहली जो बातें हैं कि सभी पदार्थ जो हैं वो छोटे-छोटे परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे परमाणुओं से क्या है बने हुए हैं सभी पदार्थ। फिर जो इन्होंने सेकंड बात कही कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये इन्होंने ये कहा एटॉमिक थ्योरी में। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं, सेम होते हैं। फिर इन्होंने बात कही कि विभिन्न जो तत्व हैं, जो अलग-अलग एलिमेंट्स के जो परमाणु हैं, उनकी आकार है, द्रव्यमान और गुणों में जो है भिन्न होते हैं। तो ये इन्होंने जो है कही, ठीक है? एटॉमिक थ्योरी में। उसके बाद जब परमाणु है तो परमाणु की मूल विशेषताएँ, परमाणु क्या होता है? तो परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। इसको जो है अ, आँखों से नहीं देखा जा सकता है ना, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद है कि इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है, परमाणु पदार्थों की मूल इकाई होती है, ठीक है? क्या होती है? मूल इकाई होती है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिससे चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है? तो नाभिक होता है, तो ये यहाँ, ठीक है? तो ये नाभिक हुआ, ठीक है? तो और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है? तो माइनस माइनस, ठीक है? परमाणु की संरचना किस तरह से? तो परमाणु के जो है 2 भाग हैं, ठीक है? ये परमाणु है और इस परमाणु के 2 भाग हैं, मुख्य 2 भाग हैं। एक जो है इसका जो है नाभिक है, ठीक है? एक क्या है? नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक जो है वो बीच में होता है, ठीक है? केंद्र में होता है। तो क्या होता है? बीच में होता है और जिसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन में जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है? तो ये चारों तरफ ऐसे घूमेगा, है ना इलेक्ट्रॉन।
नाभि के चारों ओर ये घूमते हैं, ठीक है। तो परमाणु की संरचना, परमाणु की कितने भाग है, तो मुख्य जो है इसमें 2 भाग हैं, ठीक है। और 2 भाग वो कौन-कौन से हैं, तो एक न्यूक्लियस है जिसको नाभि कहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो परमाणु के केंद्र पर पाए जाने वाले कण। अब कौन-कौन कण जो है पाए जाते हैं परमाणु के केंद्र में, यानी तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें प्रोटॉन है ना? इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो केंद्र में जो पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन में क्या चीज़ का साइन होता है? प्लस का। इलेक्ट्रॉन में क्या चीज़ का सिंबल होता है? माइनस। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आए जे.जे. थॉम्सन, ठीक है। तो जे.जे. थॉम्सन आए, इन्होंने जो है 1897 में इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया है, तो ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन 1 नंबर में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे.जे. थॉम्सन ने की थी 1897 में, ठीक है। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की जो है खोज हुई। इसकी विशेषताएँ क्या है, तो यह जो है परमाणु के बाह्य कक्ष में होता है, ठीक है। तो ये बाह्य कक्ष है, बाहरी वाली कक्ष तो इसमें होती है ना? और इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उसका तो 1 एएमयू होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है बहुत कम द्रव्यमान होता है, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभि के चारों ओर क्या होता है? घूमते रहता है, ठीक है। घूमते रहता है, ये इसका हुआ। तो इसका जो है द्रव्यमान है क्या? तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। बहुत कम होता है, बहुत कम। समझ में आया? उसके बाद जो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, तो प्रोटॉन में क्या चीज़ का सिंबल होता है? प्लस का सिंबल होता है, ठीक है? यानी प्लस आवेश होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। तो यूजिन गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने धनात्मक किरणों की खोज की, ठीक है? जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया। तो धनात्मक किरणें की इन्होंने खोज की जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है? तो प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है? इसकी क्या विशेषता है? अच्छा, अब ये पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है? इसकी मुख्य विशेषता है कि यह नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है? कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर यह जो है पाया जाता है प्रोटॉन। इसका द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है 1 एएमयू होता है, ठीक है? उसके बाद है कि परमाणु की पहचान प्रोटॉन संख्या से होती है, ठीक है? परमाणु की पहचान किससे होती है? प्रोटॉन संख्या से होती है, ठीक है? तो ये प्रोटॉन के बारे में है। अब न्यूट्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है? इसको जो है छोटा n से इसको डिनोट किया जाता है और इसकी जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है? और न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है? इसका द्रव्यमान भी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, ठीक है? और ये नाभिक की स्थिरता जो है बनाए रखता है, न्यूट्रॉन, ठीक है? तो न्यूट्रॉन क्या करता है? नाभिक की स्थिरता को बनाए रखता है न्यूट्रॉन और इसमें जो है कोई आवेश नहीं होते हैं। इसकी जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने 1932 में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है? परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाले कौन हैं? तो वो है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है, ठीक है? तो ये 3 जो है ये पाए जाते हैं परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाले ये कण हैं, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है हमने बहुत अच्छे से जो है बताया, ठीक है। अब इसका थोड़ा जो है ये भी देख लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक जो है मतलब इसको टेबल समझ करके, टेबल बना करके इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका प्रतीक क्या होता है? तो माइनस जो है ई माइनस इस तरह से इसका प्रतीक को लिखते हैं। आवेश इसमें क्या होता है? माइनस 1 है ना? नाभिक के बाहर ये इसका स्थान है ना? नाभिक के बाहर जो है कक्ष में घूमते रहता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रोटॉन जिसको P प्लस के द्वारा जो है इसको लिखते हैं, प्लस चार्ज इसमें होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसका जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु इकाई द्रव्यमान होता है, ठीक है? द्रव्यमान इकाई होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई जो है आवेश नहीं होता है, ठीक है? और ये नाभिक के अंदर पाया जाता है, इसका भी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, ठीक है? तो ये टेबल से जो है एक जो है वन शॉट में इसको समझ गए। अब जो है इलेक्ट्रॉन की जो खोज जे.जे. थॉम्सन ने की थी 1987 में, ठीक है? तो 1987 में जब इन्होंने खोज की तो कैसे खोज की थी? कैथोड रेज़ का वो प्रयोग किए थे, ठीक है? तो कैथोड रेज़ का प्रयोग किए थे। जे.जे. थॉम्सन ने जो है निम्न निर्वात नली का जो है प्रयोग किया था, ये वाली, ठीक है? ये है वो नली, ठीक है? इसमें निर्वात नली लिया गया था, कैथोड रे इससे पास हुआ, ठीक है? कैथोड जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और एनोड जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ठीक है? यानी जो प्लस वाले जो होते हैं वो एनोड होते हैं और माइनस वाले क्या होते हैं? कैथोड होते हैं, ठीक है? और ये कैथोड रे जब इसे पास कराया गया, ठीक है? तो जब पास कराया गया तो पास जब ये हुआ तो क्या हुआ इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रयोग की जो प्रक्रिया है कि एक जो है काँच की निर्वात नली ली गई थी, ठीक है? ये निर्वात नली काँच की, ठीक है? उसके बाद जो है इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, ये 1 इलेक्ट्रोड हो गया, है ना? और एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, 2 इलेक्ट्रोड उसके क और ये 2 इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड है, ठीक है? ये
ठीक है? ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए। उसके बाद जो है कि नली में बहुत कम दाब पर जो है गैस भरी गई, है ना? बहुत कम दाब पर, लो गैस जो है प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर जो है हाई वोल्टेज जो है उसको प्रवाहित किया गया। और जब ऐसा किया गया इसमें, है ना? जब ऐसा किया गया कि इसमें जो है कि इस तरह से जो है मतलब ये इस तरह से जो है इसमें ये 2 है, इसमें ये है प्लस वाले, ये है माइनस वाले, ठीक है? जब बहुत सारे जब प्लस वाले जब चार्जेज गए, ठीक है? तो जब बहुत सारे प्लस वाले जब चार्जेज गए तो इसको क्या कर दिए, ये होल कर दिए, ठीक है? ये बीच में क्या हो गया, होल हो गया, छेद हो गया और इस तरह से प्रवाहित हो रहे थे, जैसे कि नदी का पानी, जैसे कैनाल जो है ना, जैसे नहर जो होती है ना, उसमें कैसे किस तरह से जो है पानी बहती है, उसी तरह से जो है मतलब होल करके ये बह रही थी, ठीक है? तो इसी का नाम जो है कैथोड रे, है ना, कैनाल रे, वो दिए थे, ठीक है? तो उसके बाद इसमें जो और भी अच्छे से समझते हैं कि इसमें जो है क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती दिखाई दी, ठीक है? कैथोड से क्या हुआ, कुछ किरण जो है निकल रहे थे, ठीक है? ये किरणें एनोड की ओर जा रही थी, किधर जा रही थी? एनोड की ओर जा रही थी। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, ठीक है? कैथोड रे। एक कैनाल रे भी होता है जो मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया था, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे प्लस चार्जेज जब गए, तो प्लस चार्जेज बहुत सारे गए तो माइनस वाले जो प्लेट थे उसको क्या कर दिए, होल कर दिए और इस तरह से प्रवाहित हो रहे थे, तो उसको कैनाल रे नाम दिया गया था, ठीक है? तो कैनाल रे जिसको नाम दिया गया था, ये जो है कैथोड रेज़ है, ठीक है? तो इन किरणों को कैथोड रेज़ कहा गया, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई, ये इसका ऑब्जर्वेशन रहा है, ठीक है? अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें जो है टेबल वही जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है? तो ये समझ में आया कि ये जो कैथोड किरण है, इसका जो है जे.जे. थॉम्सन ने जो है प्रयोग किया था और इसके थ्रू जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन, परमाणु का एक नकारात्मक आवेश वाला सूक्ष्म कण होता है, जिसकी जो खोज है जे.जे. थॉम्सन ने जो है 1897 में की थी, ठीक है? आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। अगली टॉपिक निष्कर्ष क्या निकला, ये सब करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, तो जे.जे. थॉम्सन ने जो है कुछ कंक्लूजन निकाले। तो पहली कंक्लूजन है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से जो है बनी होती है, ठीक है? ऋणात्मक यानी माइनस, माइनस चार्ज जो है पार्टिकल से क्या होती है, कैथोड रेज़ बनी होती है, ठीक है? उसके बाद जो है कि ये कण सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। ये कण जो होते हैं वो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। इन कणों को जो है इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है, ठीक है? तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, ये जो है ऋणात्मक आवेश को, ठीक है? उसके बाद थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या रहा था, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे.जे. थॉम्सन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि दुनिया को समझाना था ना। तो जब ये मॉडल, जब परमाणु मॉडल जब खोज की इलेक्ट्रॉन की, तो उसके बाद जो है एक मॉडल प्रस्तुत किए, जिसे जो है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक जो है लिया, ठीक है? तरबूज का जो है अ, इमेज लिए, ठीक है? और तरबूज में जितने भी जो रेड-रेड कलर के जो दिख रहे हैं, वो सभी रेड-रेड कलर को जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इसको प्लस बोला, ठीक है? यानी जो रेड-रेड वाले जो हैं, ठीक है? वो क्या हैं, प्लस चार्जेज़ है, ठीक है? क्या है भाई, प्लस चार्जेज़ है। और ये जो बीज वाली जो ब्लैक-ब्लैक जो सीड दिख रही है, ये ब्लैक-ब्लैक सीड जो है, उसका जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है? तो इस तरह से मतलब वो जो है वो समझाएँ, ठीक है? तो इसमें जो है कि ये जब तरबूज का जब एग्ज़ाम्पल लिए, ठीक है? उसी तरह से जो क्रिसमस पर जो एक टाइप का जो केक है, जो है ना फूड जो टाइप का होता है ना? तो उस फूड टाइप में भी जो उसमें जो बादाम थे, ठीक है? बादाम वाले जो थे, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा और उसमें जो लिक्विड टाइप का था, उसको इन्होंने प्लस बोला, ठीक है? तो इस तरह से मतलब दुनिया के सामने इन्होंने जो है बात रखी, ठीक है? इस मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि परमाणु धनात्मक गोले जैसा होता है, ठीक है? परमाणु क्या होता है? धनात्मक गोले जैसा होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की तरह क्या होते हैं? फैले रहते हैं, ठीक है? ये जो बीजें हैं वो क्या हैं? ये सभी बीजें इलेक्ट्रॉन हैं और ये सभी रेड कलर कलर वाला क्या है? प्लस चार्जेज़ है, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, फैले रहते हैं। अब इस मॉडल की कमी क्या रही थी, इसको भी समझते हैं, ठीक है? तो इस मॉडल की कमी थी कि यह मॉडल परमाणु की नाभिक की सही जानकारी नहीं कर पाया, ठीक है? या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है? तो जो नाभिक की जो सही जानकारी थी, यानी जो बीच में ये वाली जो न्यूक्लियस है, इसको सही से जो है एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। तो 18 अब इसमें बात याद क्या रखने वाली है कि 1897 में जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है? तो इसको याद रखना है। अगले जो है साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगले साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? और इसके थ्रू ये समझा जो जे.जे. थॉम्सन की जो कमी रह गई थी ना एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी कमी को जो है इन्होंने दूर किया, ठीक है?
और इनके कमी को किसी और साइंटिस्ट ने दूर किया, ठीक है? तो मतलब आते गए प्रॉब्लम जो खड़ी होती गई, फिर उसका सॉल्यूशन भी होते गया, ठीक है? तो रदरफोर्ड जब आए तो इनका परमाणु मॉडल क्या रहा था, इसको भी समझते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज़ें जो यूज़ की थी, वो चीज़ें का नाम क्या है? तो वो है गोल्ड फ़ॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो स्वर्ण पत्र प्रयोग, गोल्ड फ़ॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले जो है प्रयोग की जो व्यवस्था है, उसको समझ लेते हैं। तो बहुत पतली सोने की पत्ती जो है, यानी गोल्ड फ़ॉइल ली गई, ठीक है? बहुत जो है पतली गोल्ड फ़ॉइल, ठीक है? गोल्ड की जो पतली परतें जो होती है ना, पन्नी, उसको ली गई, ठीक है? और इसमें जो है अल्फ़ा कण जो कि जो है बौछार की गई, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है इसमें जो है भेजा गया। अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब जो है +2 चार्जेज़, इस तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत हेवी, ठीक है? तो चारों ओर जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन लगाई गई। जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन ये वाली है, ठीक है? ये जो है जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है? और ये जो है गोल्ड फ़ॉइल है, ठीक है? पन्नी है मतलब ये। ठीक है? और इसमें बहुत सारे जो है अल्फ़ा कण स्रोत है, इसको एक बार जो है फेंका गया, है ना? एक ही बार बौछार इस पर किया गया, है ना? गोल्ड फ़ॉइल पर क्या होगा उसको भी समझते हैं। सबसे पहले जो है आगे देख लेते हैं, तो इसमें जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन जो है लगाई गई, ताकि कणों का जो है मार्ग देखा जा सके कि किस तरफ जा रही है कण की जो अ, रास्ते हैं, किस तरफ जा रहे हों, है ना? तो ये हुआ। उसके बाद जब ऑब्ज़र्वेशन किया गया, अब इसको समझ लेते हैं, पिक्चर्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है गोल्ड फ़ॉइल जो है पन्नी इसका लिया गया, और इस पन्नी के जो है चारों तरफ जो है मतलब इसको जिंक सल्फाइड जो है पर्दा लगाया गया, ठीक है? अब इसमें किस लिए लगाया गया, तो ऑब्जर्व करने के लिए कि जो रेज़ है वो किस तरफ ये जा रहे हैं, ठीक है? तो इसको करने के लिए तो इसमें बहुत सारे जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है एकदम फेंका गया इस पर, ठीक है? बहुत सारे जो है फेंका गया। जब फेंका गया तो कुछ जो है लाइटें इस तरफ, कुछ जो रेज़ है वो इस तरफ गई, कुछ इस तरफ गई, कुछ इस तरफ गई, कुछ इस तरफ गई, और कुछ तो है कि वापस लौट कर के आ गई, ठीक है? क्या हुए? कुछ तो है जो कुछ रेज़ थे वो वापस उसी तरह जो है लौट कर के आ गए, और कुछ जो है पार हो गए, ठीक है? कुछ क्या हो गए? पार हो गए, ठीक है? आर-पार हो गए। इसका मतलब हुआ कि जब आर-पार हो गया, इसका मतलब है कि वो जो जगह थी वो क्या थी? खाली थी, खोखला थी, एम्प्टी थी। तो 99% जो है 99% जो ऐसा ही हुआ, जब रेज़ गए तो आर-पार हो गए, ठीक है? मतलब खोखला था। मात्र 1% जो ही थी, जो रेज़ जो है वापस लौट कर के आई, ठीक है? तो जब वापस लौट कर के आई, तो कहीं न कहीं बीच में कोई चीज़ तो होगा, ठीक है, जो इसको रोकने का प्रयास कर रहा होगा, ठीक है? तो जहाँ से लौट कर के आओगे 1% जो चीज़ होगा वो बहुत ताकतवर होगा, तभी तो इसमें गया, तो वापस इसी डायरेक्शन में लौट कर के आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें जो है, इसमें क्या जो है प्रेडिक्शन मिला, ऑब्ज़र्वेशन क्या हुआ, इसको भी समझते हैं। तो अधिकांश जो अल्फ़ा पार्टिकल जो थे, है ना, बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, है ना, आर-पार हो गए, ठीक है? तो मतलब इसका क्या हुआ कि जगह क्या थी? खाली थी, ठीक है? खाली थी तभी तो निकल गए। ठीक है? उसके बाद सेकंड है कि कुछ कण थोड़े मुड़ गए, ठीक है? जब इसे पास कराया गया, तो इस तरह से जो है मतलब कुछ ऐसे गए और इस तरफ से बेंड हो गए, ठीक है? क्या हो गए? बेंड हो गए। कुछ गए तो पूरा सीधे निकल गए, ठीक है? कुछ गए सीधे निकल गए, कुछ बेंड हो गए। बहुत कम कण जो है वापस लौटे, बहुत कम कण जो है कि वापस ये लौटा, ठीक है? उसके बाद तब जब ऐसा हुआ तो भाई निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है, एम्प्टी है। परमाणु के केंद्र में जो है छोटा, भारी और जो है प्लस जो है नाभिक होता है, ठीक है? परमाणु के केंद्र में जो है छोटा लेकिन भारी और धनात्मक जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है? इस नाभिक को जो है धनात्मक कहा गया। ये जो न्यूक्लियस जो है ना, इसी को क्या कहा गया? धनात्मक कहा गया, ठीक है? इसको क्या कहा गया? जो है इसको न्यूक्लियस कहा गया, और न्यूक्लियस क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो ये तो पहले से ही जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है? तो ये निष्कर्ष निकला। अब निष्कर्ष का सार क्या है? तो परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली होता है। परमाणु के केंद्र में छोटा, भारी, धनात्मक होता है। इस केंद्र को जो है नाभिक कहा गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, वही बात जो है यहाँ पर भी कही गई है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है? तो परमाणु मॉडल जो है ये समझ में आया, ठीक है? कि गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने यूज़ की थी। आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो इसमें मुख्य जो बिंदु है इस पर भी फोकस कर लेते हैं कि नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है, ठीक है? तो नाभिक कहाँ होता है? परमाणु की जो सेंटर है ना, वहाँ होती है ये, ठीक है? नाभिक। बात समझ में आ गया? नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। कौन-सी आवेश होती है? तो धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होते हैं, ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है? इस तरह से क्या होता है? घूमते हैं। उसके बाद परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है, एम्प्टी होता है, तभी तो पार हो गए थे किरणें, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है इसमें जो केंद्र जो है, एक शॉर्ट में समझते हैं इसमें केंद्र को क्या कहा गया? तो इसमें जो केंद्र को जो है, केंद्र को नाभिक कहा गया, ठीक है? केंद्र को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया, और नाभिक जो होता है
क्या होता है धनात्मक होता है, प्लस होता है, ठीक है? और जो चारों ओर जो घूम रहे थे कण वो तो इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है? और वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होती है, ठीक है? अब इनकी भी कमियाँ रह गई थी, क्या कमियाँ रह गई थी? तो रदरफोर्ड की जो मॉडल की जो कमियाँ हैं कि ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते क्यों नहीं हैं। अब यहाँ पर जो ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रही है, अब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगी तो घूमते, 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 घूमते एनर्जी इसका लॉस होगा। तो जब एनर्जी लॉस होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें इसके पास आ जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। और जब ब्लास्ट हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। एटम ही खत्म, मैटर ही खत्म। अब मैटर ही पूरा खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया बनी किससे है? मैटर से बनी हुई है। जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो हम लोग आप लोग भी नहीं रहते, ठीक है? हम लोग भी खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है? तो इसकी ये जो है कमियाँ रह गई, ठीक है ना? फिर है कि इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाओं की जानकारी ये नहीं दे पाए, ठीक है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में घूमती है, ठीक है? लेकिन निश्चित कक्षा है ना कि किस कक्षा में कौन-सी कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है? इसमें कितने फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने मतलब एक ही में क्या सभी घूमेंगे? फिर एनर्जी क्या इनका जो है एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, हर ऑर्बिट का जो है एनर्जी क्या सेम ही रहेगा? तो ऐसा जो है ये नहीं बता पाए, तो ये इनकी सेकंड जो है कमियाँ रह गई, ठीक है? फिर है कि परमाणु की स्थिरता की सही व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है? ये 3 कमियाँ जो है रदरफोर्ड की मॉडल परमाणु मॉडल में रही थी, ठीक है? जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र का जब प्रयोग किया था तो नाभिक की इन्होंने खोज की, ठीक है? तो रदरफोर्ड ने जो है स्वर्ण जो है पत्र का यानी गोल्ड फॉइल जो है एक्सपेरिमेंट द्वारा जो इन्होंने नाभिक की यानी न्यूक्लियस की जो है इन्होंने खोज की, ठीक है? और न्यूक्लियस कहाँ होती है? तो वो सेंटर में होती है, केंद्र में होती है, परमाणु के सेंटर में होता है, ठीक है? चलिए अब ये तो रदरफोर्ड गए, अब आए बोर, ठीक है? तो बोर का परमाणु मॉडल अब आएगा। तो नील्स बोर ने 1930 में रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। मतलब हर साइंटिस्ट आ रहे हैं और अपना नाम देकर के जा रहे हैं, ठीक है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है? तो ये सभी अपना-अपना नाम देते चले गए, ठीक है? बोर का परमाणु मॉडल क्या था? तो जो रदरफोर्ड की मॉडल परमाणु मॉडल की जो कमियाँ रह गई थी, वो बोर जो है सॉल्व किए। जे थॉमसन की जो मॉडल परमाणु मॉडल की जो कमियाँ रह गई थी, वो रदरफोर्ड सॉल्व किए। फिर रदरफोर्ड की जो कमियाँ रहीं, अब ये बोर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो नील्स बोर ने 1913 में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका नाम इन्होंने अपना नाम पर दे दिया, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल के जो पहले कुछ जो है मुख्य जो सिद्धांत थे, उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाओं में यानी जो सेल्स है, में घूमते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेल्स में घूमते हैं। तो निश्चित सेल में क्या होते हैं? घूमते हैं। इन कक्षाओं को जो है सेल्स या एनर्जी लेवल कहा गया, ठीक है? ये जो सेल है ना, इनको जो है एनर्जी लेवल कहा गया या सेल्स कहा गया, ठीक है? प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है ना, मतलब ये जो है एल का अलग निश्चित एल, एम, एन का अलग-अलग जो है अलग-अलग सेल्स का जो है अलग-अलग एनर्जी होगी, ठीक है? और वो डेफ़िनिट एनर्जी होगी, ठीक है? तो इन्होंने सेल का जो है नाम क्या दिया? तो सेल का इन्होंने नाम दिया KLMA, ठीक है? तो के जो है केल प्रथम सेल है, एल जो है द्वितीय सेल है, एम तृतीय और ये चौथी है। तो यहाँ पर जो सेल को जो है एन से दिखाया गया है, तो पहली, सेकंड, तीसरी और ये चौथी, ठीक है? तो इस तरह से जो है मतलब इन्होंने जो है उस सेल को जो है नाम दिया, ठीक है? और इन्होंने जो है डेफ़िनिट जो है हर जो सेल है उनकी डेफ़िनिट एनर्जी बताई, ठीक है? फिर सेलों की ऊर्जा की जो विशेषताएँ हैं उसको समझ लेते हैं। तो सेल जो है जितनी नाभिक के पास होती है उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है, ठीक है? लेकिन जब वो जो है नाभिक से दूर रहेगी तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, ठीक है? और जो नाभिक के पास रहेगी उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो सेल जितनी नाभिक से दूर होती है उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होती है। के सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है क्योंकि एन सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि के सेल जो है वो नाभिक के नज़दीक है और जो एन सेल है वो नाभिक से बहुत दूर है। ठीक है? तो मतलब ये है, ठीक है? तो इसका क्या होगा? बहुत कम होगा इस वाले का, फर्स्ट वाले का, ठीक है? और जो अंतिम वाले जो है ये वाले, तो उसका अलग होगा, ठीक है? मतलब हर जो अलग है ये डायग्राम जो है थोड़ा उल्टा बना है, इस तरह से रहेगा। जैसे फर्स्ट सेल है, ठीक है? ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। तो पहली जो सेल है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी, ठीक है? एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। जो आगे वाली जो है एल इसकी एनर्जी क्या रहेगी? तो इसकी एनर्जी जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगी, फिर उससे ज़्यादा रहेगी, फिर उससे ज़्यादा रहेगी। इस तरह से जो है मतलब रहेगी, ठीक है? उसके बाद जो है कि सेलों की ऊर्जा की जो विशेषताएँ हैं कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है? हर कक्षा की ऊर्जा अलग
अलग-अलग होती है। नाभि के पास वाली कक्षा की ऊर्जा कम होती है, दूर वाली कक्षा की ऊर्जा जो है अधिक होती है, ठीक है? तो बोर मॉडल का जो है सार यही निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, प्रत्येक कक्षा की जो है अपनी निश्चित जो है ऊर्जा होती है और सेल जितनी नाभि के पास होती है, उतनी कम होती है इसकी एनर्जी और जितनी अधिक जो दूर होगी, वो उतना ही अधिक इसकी एनर्जी होगी, ठीक है? उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो है उत्सर्जन नहीं करती थी। इन्होंने कुछ बातें कही हैं, ठीक है? और इन्होंने जो बातें कही है तो 2 बातें तो यहाँ पर हो गई, ठीक है? आगे की जो बातें हैं उसको समझते हैं। तो इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? इन्होंने जो बातें कही कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जो है उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं, तब वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसी कारण जो है परमाणु क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है? तो यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित करते रहते तो वे कक्षा बदलते रहते हैं और परमाणु अस्थिर हो जाता है, ठीक है? तो इस यही कारण रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है? ये पहली बात जो है समझ में आई। उसके बाद अगली जो इन्होंने बातें कही कि ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा ग्रहण करके अपनी है ना तो ऊर्जा ग्रहण करके ऊपरी कक्षा में जाते हैं और वापस लौटकर निश्चित कक्षा में आते हैं, ठीक है? तो ऊर्जा ग्रहण हो रहा है, ऊर्जा उत्सर्जन, ठीक है? तो इसमें है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकांश संख्या है उसको अगर पता करना है तो इसके लिए ये फ़ॉर्मूला है जहाँ पर n जो है कक्षा की संख्या है, ठीक है? तो अलग-अलग जो कक्षाएँ हैं उसकी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, कक्षा संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने। जैसे k जो है, k में जो है 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, l में जो है 8 रहते हैं, m में 18, n में 32, ठीक है? इस तरह से रहते हैं, ठीक है? तो ये निकल के आता है निष्कर्ष कि जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, सेल जितनी नाभि के पास होगी, ऊर्जा उतनी कम होगी और जितनी दूर रहेगी उतना ही अधिक रहेगी, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉनों की वितरण अगर करें तो फर्स्ट सेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 2, सेकंड में कितने रहेंगे? 8, थर्ड में कितने रहेंगे? 18, तो बच तो इसमें 1 ही रहा है, क्योंकि 10 तो यहीं हो गए, 1 ये बच गया। तो अगली जो सेल में रहेगी वो 1 ही रहेगी, ठीक है? तो इसलिए जो है कभी-कभी आप देखोगे तो जो नाम होते हैं जो एलिमेंट के, उस पर देखो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज इसी की वजह से होता है, क्योंकि 2, 8 एक में हुआ तो एक ये क्या कर देगा? शेयर कर देगा, ठीक है? जब शेयर करता है तो प्लस चार्जेज़ होती है और जब लॉस करती है ना? तो जब किसी से माँगती है, ठीक है? तो माइनस होती है, ठीक है? तो इस तरह से होता है ये, ठीक है? उसके बाद बोर मॉडल के लाभ क्या थे? तो परमाणु की स्थिरता जो है अच्छी तरह से समझा दिए, इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाओं वाले सिद्धांत को जो है ये स्पष्ट कर दिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की जो है इन्होंने व्याख्या भी की थी, ठीक है? उसके बाद जो है बोर की जो मॉडल की जो कमियाँ रह गई, ठीक है? तो केवल सरल परमाणु पर लागू होगा, ठीक है? बड़ी परमाणु संख्या के लिए लागू ये नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों की सही व्याख्या नहीं करता है ये, ठीक है? तो यह मॉडल जो है 1913 में दिया गया था, बोर के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है? तो विभिन्न कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से है जो मैंने पहले ही बताया है, ठीक है? अगली जो है कि जो नाभिक है, ठीक है? ये जो नाभिक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। नाभिक कहाँ होता है? परमाणु का केंद्रीय भाग में होता है, ठीक है? सेंटर में ये होता है। उसके बाद जो होता है कि यह परमाणु के द्रव्यमान का लगभग पूरा भाग रखता है, कुंदरित होता है लेकिन अत्यंत भारी होता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नाभिक की खोज थॉर्नेस्ट ने जो है गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो इन्होंने की थी। नाभिक में पाए जाने वाले कौन-कौन हैं? तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है? तो प्रोटॉन प्लस वाले होते हैं, न्यूट्रॉन माइनस वाले होते हैं। नाभिक की विशेषताएँ क्या है? तो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक परमाणु के द्रव्यमान का लगभग पूरा भाग रखता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है नाभिक की स्थिरता जो है प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है? तो प्रतिकर्षण प्रोटॉन प्रोटॉन को है ना? तो इस तरह से उसके बाद न्यूट्रॉन नाभिक को बाँधकर उसे स्थिर रखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच प्रबल नाभिकीय जो है बल कार्य करता है, जो नाभिक को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है? तो ये इसमें ध्यान रखना है। इसमें है कि परमाणु संख्या को जो है इसमें Z से डिनोट किया जाता है और ये जो होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या जो बराबर होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है कि n जो होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है और Z जो है प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है? तो इससे जो है द्रव्यमान संख्या का फ़ॉर्मूला क्या निकलता है? तो Z प्लस n, ठीक है? Z क्या है यहाँ पर? तो Z जो है वो प्रोटॉन की जो है इसमें संख्या होगी और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे जब तो ये इस तरह से फ़ॉर्मूला बनेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है कि आकार बहुत छोटा है, ठीक है? तो आकार इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो नाभिक का जो आकार है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद है कि नाभिक का क्या महत्व है? तो परमाणु की पहचान प्रोटॉन संख्या से जो है होती है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक पर जो है निर्भर करता है। नाभिक परमाणु को जो है स्थिर बनाए रखता है, ठीक है? उसके बाद नाभिक और इलेक्ट्रॉन में अगर हम देखें तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन
नाभिक जो है चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन नाभिक में धनात्मक आवेश रखता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नकारात्मक आवेश रखता है, ठीक है। तो ये इसकी है परमाणु क्रमांक और नाभिक के बीच में क्या है, तो परमाणु क्रमांक को Z से और प्रोटॉन की संख्या को इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो Z यानी जो द्रव्यमान संख्या जिसको हम A से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन जो है जिसको P प्लस से डिनोट करेंगे, न्यूट्रॉन को जो है N0 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें जो है न्यूट्रॉन को N से और यहाँ पर प्रोटॉन को जो है प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, ठीक है, Z से नहीं, ठीक ना। तो P रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये P रहेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या P प्लस होती है ना, और न्यूट्रॉन जो होती है वो तो न्यूट्रल हो भी करती है, ठीक है। तो अगर हमको ये निकालना है तो प्रोटॉन यानी P प्लस और न्यूट्रॉन जो है N0, ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो निकलेगा हमारा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। क्लियर है। तो ये इसको जो है यहाँ पर Z नहीं यहाँ होगा, Z नहीं होगा, यहाँ पर P होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि Z जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन जो होती है यानी P प्लस जो है वो प्रोटॉन है, इसमें धनात्मक और ये जो है ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक में कोई आवेश नहीं, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होती है, इसको ध्यान में रखना। जैसे कार्बन है तो कार्बन में प्रोटॉन जो होती है 6 होती है, न्यूट्रॉन भी 6 होती है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है द्रव्यमान संख्या निकालना है तो 12 निकलेगा, ठीक है। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब अगली जो टॉपिक है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको Z द्वारा जो है दिखाया जाता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है, तो किसी भी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है Z बराबर P प्लस होता है। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है और P प्लस जो है वो प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है। इसको उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 1 होगा। कार्बन 6 होते हैं, 6 होगा। सोडियम कितना होता है, 11, तो 11 इसका होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका होती है, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है, परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाला कण होता है। परमाणु क्रमांक प्रत्येक तत्व के लिए जो है निश्चित होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भिन्न हो सकती है, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, भला ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बदल सकती है, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। अगली यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को समझते हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसको A से डिनोट किया जाता है। तो सूत्र क्या बनता है, A इज इक्वल टू P प्लस N0, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, तो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है और N जो है न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। दोनों को जोड़ने से जो है मिलेगा हमको द्रव्यमान संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रोटॉन, जैसे कार्बन है तो कार्बन की प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन भी क्या होती है, 6 होती है। तो दोनों को मिला करके कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम का क्या होता है, प्रोटॉन 11 होता है, न्यूट्रॉन इसका 12 होता है। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो कितना होगा, 23 होगा, ठीक है। इसी तरह से कई भी है, जैसे हाइड्रोजन है ना, इस तरह से। उसके बाद जो है इस तरह से जो है यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। अगली जो वीडियो है इसमें बचा खुचा जो टॉपिक्स बचे हैं इसको समझेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।